रिटर्न फाइलिंग को लेकर के अधिकांश लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है, अच्छे खासे आंकड़े भी यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए होंगे, या फिर फाइल करने के बाद अचानक से याद आया होगा कि अरे ये तो गलती हो गई, हम तो ऐसा नहीं दिखा पाए, यहाँ नहीं क्लेम कर पाए, कुछ गलत जानकारी दे दी। तो अब आपके पास रास्ता क्या है? तो दोनों ही सवालों का जवाब गौरी से लेंगे। गौरी, सबसे ज़्यादा तो लोग वो होते हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाए, हो सकता है कुछ वजह रही हो, सिस्टम हैंग कर गया हो या फिर अपनी व्यस्तता रही हो। तो जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, डेडलाइन मिस कर दी है, तो उनके लिए क्या रास्ता बचता है? लक्ष्मण, जिन लोगों ने लास्ट डेट तक रिटर्न नहीं फाइल की है उनके लिए एक विकल्प है कि वो 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसको बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। अपनी ये रिटर्न जैसे नॉर्मली रिटर्न भरते हैं वैसे ही भरेंगे। इसमें लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप क्योंकि इसको बिलेटेड भर रहे हैं, आपको एक पेनल्टी लेट फ़ी देनी होगी 5,000 रुपये की, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये की आपको लेट फ़ी देनी होगी। इसी के साथ साथ अगर आपका टैक्स पेबल बनता था और उसमें आपका इंटरेस्ट लगता है, 3 सेक्शन होते हैं इंटरेस्ट के, एक 234B, एक 234C, जिसका इंटरेस्ट तो आपका वैसे भी लग रहा था अगर आपका टैक्स पेबल था, और रिटर्न टाइम से ना फाइल करने की वजह से 234A का भी इंटरेस्ट लग जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपका टैक्स पेबल कितना है, क्योंकि ये उसके ऊपर लगता है। तो आपको ये इंटरेस्ट भी देना होगा, साथ में लेट फी भी देनी होगी। और सबसे बड़े जो 2 नुकसान हैं वो ये हैं कि अगर आप इसको मैं क्लैरिटी दे दूं दर्शकों को कि जी लेट फी देनी होगी। लेट फी अभी से लेके दिसंबर तक कभी भी आप करेंगे तो लेट फी एक ही लगेगी, एक ही लगेगी। अब 5,000 या एक ही लगती है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इंटरेस्ट जो है जितना डिले करेंगे इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पर मंथ बेसिस पे लगता है। आपने एक भी दिन जिस महीने का आपने शुरू कर दिया, जैसे आपने 1 नवंबर में अगर फाइल की है तो नवंबर का पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा, हाँ, दूसरी चीज आप क्या कहते हैं, कुछ नुकसान 2 नुकसान है जो बड़े नुकसान है। पहला ये कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में जो न्यू और ओल्ड रिजीम में आप हर साल स्विच कर सकते हैं, स्पेशली जो नॉन बिजनेस वाले हैं उनको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही चूज करनी होगी। हालांकि ज़्यादातर लोग अब न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आपके कोई लॉसेस हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे कि पिछले साल आपका कैपिटल गेन लॉस था लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या आपने कोई एसेट ऐसा बेचा जिसमें आपको लॉस हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ, तो वो लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल तक। वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है। तो जिन लोगों के लॉसेस होते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनके लिए समय पे रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो लोग हैं वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मतलब ये बिलेटेड रिटर्न फाइल भी करेंगे तो ये जो 2 नुकसान आपने बताया उसकी भरपाई आपकी नहीं हो पाएगी, वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता आपके पास है नहीं। लेकिन एक चीज़ और है गौरी, कि रिटर्न फाइल करने के बाद कई बार लोगों को मैसेज आते हैं तो लोग बड़ा डर जाते हैं। तो उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे चलकर शो में, लेकिन इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स आ गए, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं, विवेक गरुड़ साहब हैं पुणे से। विवेक साहब नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार, और गौरी मैडम भी नमस्कार। मेरा सवाल 54F सेक्शन है, जो कि इक्विटी रिडीम करने के बाद उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो उसको मिलता है, हाँ? तो डेट फंड के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल, देखिए 54F कैपिटल गेन के लिए बेसिकली 54F ये कहता है कि अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है लैंड और बिल्डिंग के अलावा, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग के लिए अलग सेक्शन है 54, तो लैंड और बिल्डिंग के अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप माने तो आपको 54F का फायदा मिल सकता है। और ये कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट हो सकता है रेजिडेंशियल हाउस के अलावा। तो आपने लॉन्ग टर्म इक्विटी बेची है, लॉन्ग टर्म डेट बेचा है, या जो भी एसेट आपने लॉन्ग टर्म बेचा है उसका बेनिफिट आप 54F में अवेल कर सकते हैं। लेकिन 54F की कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस समय पे आपके नाम पे एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए।
ये जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अपनी जो भी आपने सेल की है उस एसेट से, उसको आपको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना होगा रेजिडेंशियल हाउस में, और अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उसका मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको उसको होल्ड करना होता है प्रॉपर्टी को, और अगर आप समय से नहीं इन्वेस्ट करते, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर अगर आप परचेज नहीं करते, या 3 साल में कंस्ट्रक्ट नहीं करते, या 1 साल पहले आपने परचेज नहीं किया है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको पैसे को जमा करना होता है, और जब आपको ज़रूरत हो और आप एक्चुअली अपने घर में निवेश करें तब आप उससे रिडीम कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेट में भी अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप 54F का फायदा ले पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं विवेक जी कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। इस बीच एक सवाल सिलवासा से आया है मनोज जी का। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन आपकी। गौरी जी हैं माय आपके। क्वेरी इज रिगार्डिंग LTCG रिसीव्ड फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड फॉर ईयर 2015। आप हिंदी में बोलेंगे तो बाकी दर्शकों को भी फायदा होगा मनोज साहब। हाँ, मुझे 2015 में LTCG का कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ, जो 10% TDS कट करके मिला मुझे। ठीक है। मैंने ITR 2 का भी फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में ITR 2 CA से मैंने फाइल करवाया, लेकिन मुझे सेम लैंड के ऊपर मुझे ये साल में भी एक एडिशनल कॉम्पनसेशन मिला है, और ये इसमें अभी मेरा TDS कुछ भी कटा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी ये पता चला कि ये जो TDS कटा है वो भी रिफंडेबल है, और जो अमाउंट मुझे मिला था कॉम्पनसेशन वो नॉन टैक्सेबल है। तो अभी इस समय मुझे ये TDS रिफंड करने का कुछ है, रिफंड हो सकता है क्या? आप जैसे कह रहे हैं कि ये जो कॉम्पनसेशन आपको मिली थी ये नॉन टैक्सेबल है, ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं नॉन टैक्सेबल? मुझे वो सरकारी दफ्तर से ही पता चला कि नॉन टैक्सेबल है करके, कि कंपलसरी लैंड एक्विजिशन है इसके लिए। देखिए, जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसकी सेल पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है उसको चाहे सरकार कंपल्सरीली एक्विजिशन करे तो जो भी आपको उसमें कंपनसेशन मिलती है, और जैसे इस साल आपको एनहांस कंपनसेशन भी मिली है, वो उस साल में टैक्सेबल होती है। तो जो आप TDS रिफंड की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आपका जितना टैक्स बनेगा वो TDS से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका टैक्स TDS जितना कटा है उससे ज़्यादा है तो आपको बैलेंस पे करना होगा, अगर आपका जो टैक्स बना है वो TDS जितना कटा है उससे कम है तो रिफंड आ जाएगा। और मान के चलते हैं कि आपकी ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल ही नहीं है तो कुछ सारा का सारा जो TDS है वो रिफंड आ जाता है। लेकिन ये सारा जो कैलकुलेशन मैंने बताई ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल गेन का अमाउंट क्या था, और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपने लैंड कितने का खरीदा, कौन से साल में खरीदा, उस समय इंडेक्सेशन भी आपने ज़रूर ली होगी, हालांकि रेजिडेंट्स के लिए तो अभी भी वो ऑप्शन अवेलेबल है, और आपको एनहांस कंपनसेशन मिली, आप इस साल अपनी रिटर्न भरेंगे। हो सकता है कि आप जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट लें तो आपका जो कैपिटल गेन है वो इतना आ रहा हो कि आपका ज़्यादा टैक्स ना बनता हो, तो आपको उस टाइम पे रिफंड लेना चाहिए था। अब हम बात कर रहे हैं 2015-16 की, रिटर्न शायद गलत गई है जितना मैं समझ पाई हूँ। अगर आपके हिसाब से टैक्स नहीं बनता था और आपने टैक्स दिया है, TDS का रिफंड भी नहीं लिया, तो अब अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक तो आपको जिस साल की ये ट्रांजैक्शन होती है उसी साल में रिपोर्ट करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं टाइमलाइन तक जो आपको दी जाती है। उसके बाद एक मैक्सिमम जो आपके पास विकल्प था वो था सेक्शन 119 का एक कॉन्डोनेशन होता है जो डिपार्टमेंट के पास हम फाइल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी 6 साल का समय होता है। आपके केस में वो भी समय निकल चुका है और वो एक्सट्रीम केसेस में सरकार अलाउ करती है। अनफॉर्चुनेटली उस साल का अब रिफंड आप नहीं ले पाएंगे। इस साल की जो रिटर्न है आप उसको अगर ठीक से भरेंगे तो हो सकता है इस साल आपका टैक्स थोड़ा सा बच जाए। तो मनोज जी, आप पिछले वाला रिफंड यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, लेकिन इतने साल तक आपने रिफंड क्लेम नहीं किया, कुछ खास वजह? नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं था, और CA ने भी जो कॉम्पनसेशन था वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में बताया, इसके लिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ।
नेक्स्ट यही इशू हुआ है, क्योंकि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने दिखाया है, उसमें आप कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। मान के चलिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 लाख रुपए की और कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है 50 लाख रुपए में, तो आपको वो 5 लाख का इंडेक्स्ड वैल्यू 50 लाख में से माइनस करके गेन देना था, और आपने 50 लाख पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा दिया। यही फर्क आया है इस वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इट्स टू लेट, अब नहीं सकते। अब ये टैक्स गुरु से पहले कांटेक्ट किए हो तो शायद हम लोग रास्ता बता दिए होते। खैर अब आगे से ध्यान रखिएगा, कई बार आदमी सीखता है ऐसे ही चीज़ों को देख करके जो अनुभव होता है तो, लेकिन इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। और इस बीच चलते हैं फरीदाबाद, जहाँ से AK मधुकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुकर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। बताएं। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। कैपिटल गेन रिगार्डिंग ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो 12 लाख का कैप दिया है कि नो टैक्स रहेगा। हाँ। तो अगर कैपिटल गेन उस पर होता है, कैपिटल गेन, तो क्या वो 12 लाख के कैप के अंदर आएगा? पहला क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सवाल है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। गौरी देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो सबको कन्फ्यूजन रहती है, और ये काफ़ी समय से चलती आ रही है, कई सालों से चलती आ रही है, कि जो पहले 7 लाख का बोलते थे 7 लाख तक टैक्स नहीं है, 12 लाख तक नहीं है। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारी इनकम 12 लाख के नीचे है तो कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स बनेगा, सरकार माफ कर देगी। उसके ऊपर जाएंगे तो आपका स्लैब 4 लाख से शुरू हो जाएगा। और जहां तक बात है आपकी जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम की, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी से आपको होता है या प्रॉपर्टी से होता है, जिनकी कैलकुलेशन एक स्पेशल रेट पे होती है, स्लैब पे नहीं जाती, उसमें आपको ये रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी बड़ी क्लियरली कहा था। तो अगर आपकी जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो अगर 12 लाख से कम भी है तो भी आपको स्पेशल रेट के ऊपर टैक्स देना होगा। इसमें सिर्फ एक फायदा आपको हो सकता है कि अगर हम माने कि आपकी कोई भी और इनकम नहीं है, तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, जैसे कि 4 लाख तक की अभी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और आपकी मान के चलिए कोई भी और इनकम नहीं है, तो 4 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर सारा आपको टैक्स देना होगा। तो आप ये अगर स्पेशल रेट ऑफ इनकम की आप बात करते हैं तो ये जो 12 लाख की फिगर है इसको भूल जाइए, ये आपके लिए मायने नहीं रखती है। नहीं, मतलब थोड़ा सा और बाकी दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं कि किसी की आमदनी 8 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम और किसी के पास 5 लाख रुपए का 8 लाख के अलावा 5 लाख का कैपिटल गेन्स हुआ है, तो वो 12 लाख में नहीं इंक्लूड होगा। नहीं, तो जो पहले 8 लाख की इनकम है, नॉर्मल इनकम है, मान के चलिए FD का इंटरेस्ट आ रहा है या सैलरी आ रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन उस 5 लाख पे लगेगा। 5 लाख के ऊपर अलग से लगेगा 12.5%, 15%, 20%, जो भी आपका। 12 लाख में बड़ा झोल है, वो तो है बहुत ज्यादा झोल है। वैसे 12 लाख सुन के सिर्फ उस पर मत जाइएगा, उसकी बारीकियों को जरूर समझिएगा। लेकिन मधुकर जी और कोई सवाल? हमारा सैलरी इनकम अगर 12 लाख के अंडर में है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, लेकिन हम कैपिटल गेन में स्पेशल रेट से जो दे रहे हैं, क्या वो 12 लाख के अंदर में इंक्लूड होगा या नहीं? नहीं, वो 12 लाख अलग कंसिडर होगा, अलग देखेंगे। जो आपकी सैलरी है 12 लाख के कम के नीचे है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जितना भी आपका कैपिटल गेन है उसको अलग से कैलकुलेट करिए, 12.5%, 15, 20%, जिस पे भी वो आता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। चलिए, तो बहुत साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्यों मधुकर जी, और कोई सवाल इसके अलावा? हाँ हेलो। हाँ, इसके अलावा और कोई सवाल? हाँ, दूसरा सवाल ये है हाँ। कि गोल्ड ETF जो हम लोगों ने खरीदा, तो जब हमने डीमैट प्रोवाइडर से हमने डिटेल लिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग दिया, लेकिन जो गोल्ड ETF का उसका थर्ड कॉलम से अलग दिया। तो हमारा पॉइंट ये है कि जो गोल्ड ETF से शॉर्ट टर्म है वो टोटल इनकम में आएगा या नहीं, लॉन्ग टर्म है तो वो 12.5% से कंसिडर होगा, ये पॉइंट है। बिल्कुल। तो जैसे आपने ETFs की बात की, ETFs जो आपके इक्विटी ETFs हैं वो आपका 12 महीने का होल्डिंग पीरियड देखेंगे, 12 महीने के ऊपर जाएंगे लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 12 महीने के नीचे शॉर्ट टर्म हो जाएगा। जो आपने लॉन्ग टर्म करेंगे तो 12.5% का आपको उस पर टैक्स देना होगा। गोल्ड ETF जो है, क्योंकि वो इक्विटी नहीं है, वो एक तरह से डेट माना जाता है, तो उसमें जो होल्डिंग पीरियड आप 2 साल का देखेंगे। अभी आपने देखा होगा पीछे जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो हटा दिया गया है, तो उस केस में
आपका जितना भी गेन होता है अगर वो शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट पे जाएगा, यानी कि अगर आप 30% स्लैब पे फॉल करते हैं तो 30% टैक्स देना होगा, या आप जिस भी स्लैब में फॉल करते हैं उतना टैक्स आपको देना होगा। और जो लॉन्ग टर्म ETFs है आपके गोल्ड वाले, तो उसके ऊपर आपको 12.5% देना होगा और उसके अंदर आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, उम्मीद करता हूं मधुकर जी कि आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। अब फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर रिटर्न फाइल करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर कोई मैसेज आया है या फिर ईमेल आया है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिर क्यों, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।